हमने पढ़ लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके हमने पढ़ना है क्रेडिट कंट्रोल पढ़ना है ना, आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल। उसके कौन कौन से काम करते हैं, मीन्स आरबीआई किसी भी इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा ना हो कि कम मार्केट में उधार ही उधार चलते जाए, मीन्स उधार लभी लोग लोन ले लें या लोन लेने के बाद लोग वापिस ना करो। कुछ इन चीजें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है, मीन्स अगर पैसे की सप्लाई के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है उसको भी हम पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड लिखा है उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई खुद मार्केट में लोगों को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आज के टाइम देखो बहुत सारी ऐड मिलती हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, भीम पे ट्रांजेक्शन के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, फोन बैंकिंग के लिए। किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो रहा है किसी बंदे का या कोई रिस्क आ रहे हो उनका कैसे सोल्यूशन भी करवाया जा सकता है, उन चीजों के लिए भी इन्फॉर्मेशन आरबीआई खुद देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, कौन सा बैंक कितना अच्छा चल रहा है, कौन सा बैंक कितना डाउन चल रहा है, सभी बैंक की इन्फॉर्मेशन आरबीआई खुद अपने आप आगे आके देता है। दूसरा बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है आरबीआई खुद बैंक के लिए रेट सेटअप करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि सेविंग अकाउंट पे कितना रेट होगा, कितने % लोगों को ब्याज मिलेगा, एफडी करवाओगे तो कितना रेट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट करवाओगे तो कितना रेट मिलेगा, उधार मान लिया आपने लोन लेनी है तो कितना रेट रहेगा, 1 साल का टर्म डिपॉजिट करवा रहे हो तो कितना पैसा मिलेगा। ये सारे रेट्स भी जो है आरबीआई खुद डिसाइड करता है। जैसे आज के टाइम में मान के चलें जो बेस में आपने टर्म डिपॉजिट करवाना है, मीन्स 1 साल का एफडी वगैरह कराना है, तो उसका रेट जो है 5.45 से 6.10% तक है। मीन्स 5.6 से लेके 6.10% तक का अलग अलग बैंकों में एफडी के ऊपर रेट मिल जाता है। मीन्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 6.10 मिलेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं तो लगभग 5.6 के करीब मिलता है। वही सेविंग बैंक खोलते तो सेविंग बैंक के ऊपर लगभग 4% के, मीन्स नॉर्मल जो रेट है वो 4% तक के चलता है, तो वो रेट जो है बैंक खुद सेटअप करता है। उसके बाद डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक खुद आरबीआई खुद सेटअप करता है। अगर कोई बंदा लोन ले रहा है तो कितने % रेट रहेंगे, अगर किसी बंदे से आगे बैंक खुद लोन ले रहा है तो कितने रेट रहेंगे, वो सब चीजें रेट भी खुद बैंक डिसाइड करता है। जैसे कि बेस रेट जो है वो 8 से 8.10 से लेके 8.80% तक है, बेस रेट है, बैंक खुद डिसाइड आरबीआई ने सेटअप किया हुआ है। उसके बाद आता है एमसीएलआर ओवरनाइट। अगर कोई बंदा या कोई बैंक आरबीआई से एक रात के लिए पैसे लेता है तो 6.95 से 7.85% तक का इंटरेस्ट जो है खुद लगाता है। सेविंग डिपॉजिट रेट, अगर कोई बंदा आज के टाइम में सेविंग बैंकों में पैसे जमा करवा रहा है तो इंटरेस्ट रेट जो है 2.70 से 3% तक, सिर्फ मतलब मैक्सिमम 3% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। फिर उन्होंने लिखा उसके बाद कैश, CRR भी बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। जब भी कोई बैंक इकोनॉमी में नया आएगा तो उसको अपनी कैपिटल का जितना % ये बताएंगे CRR, जो आज के टाइम में CRR करंट चल रहा है वो है हमारे पास है 4.5%। हम सिंपल सा रूल है, CRR आपके पास जो है 4.50%। जब भी कोई बैंक इकोनॉमी में आएगा तो उसको अपनी कैपिटल का इतने % जो है आरबीआई के पास सेव रखना होगा। कभी भी इमरजेंसी नीड्स आए या फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़े तो आरबीआई ये पैसा बैंक को दे देगा ताकि उनका बिजनेस जो है डाउन ना हो। उसके बाद एक रेशियो आती है, उसको बोलते हैं SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब होता है भी जो आज के टाइम में करंट रेट चल रहा है वो है 18%। जब भी कोई बैंक इकोनॉमी में आएगा तो उसको अपनी कैपिटल का इतने %, चाहे वो गोल्ड्स में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे जिस तरह की मर्जी फॉर्म में हो, इतना % ऑलवेज उनके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि डेली वर्क में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हम कभी भी बैंक में जाते हैं तो देखते हैं कैश निकालना है चाहे जमा करना, दोनों काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता बैंक आपको बोलता कि बैठ जाओ पैसे आएंगे फिर देंगे। बैंक के पास ऑलवेज अपना बिजनेस चलाने के लिए इतना पैसा ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। मान लो किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं तो 4.5 रुपए आरबीआई के पास रखेगा, 18 रुपए ऑलवेज अपने पास रखेगा, बाकी पैसे से अपना बिजनेस चलाएगा। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ना हो कि इमरजेंसी बेस पे पैसे नहीं है, इस पैसे को यूज करेंगे। कोई बैंक में प्रॉब्लम्स आएंगे तो इस पैसे को बैंक को दे दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास रेट आते हैं डायरेक्ट क्रेडिट एलोकेशन एंड क्रेडिट रेशियोनिंग। सभी बैंक के लिए नॉर्म सेटअप करना, कौन बैंक कितने कितने पैसे किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है और कौन बैंक कितना कितना क्रेडिट भी अलाउ कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि सभी बैंक जो है मार्केट में आएंगे सारी कैपिटल पैसे को छोड़ के सारे पैसे मार्केट में उतार देंगे। रेशियो सेटअप करती है, किस किस सेक्टर में कितना कितना लोन प्रोवाइड करना है, ये खुद आरबीआई डिसाइड करता है कि एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा या इंडस्ट्रीज के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा। ये काम भी आरबीआई खुद ही सेटअप करता है। फिर हमारे पास आता है क्रेडिट अथोराइजेशन स्कीम। क्रेडिट अथोराइजेशन स्कीम का मतलब किस किस बैंक को, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं सारे बैंक जो है एक तरह के नहीं है, हमारी मार्केट में बहुत सारे बैंक जैसे स्पेशल कुछ बैंक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं,
IDBI, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं सारी एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही हैं, बाकी जो बैंक है वो मिलजुल सारे काम करते हैं, भी डिपॉजिट भी। ऐसा नहीं, बहुत सारे बैंक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ लोन्स के लिए ही काम करते हैं। जैसे हम बोलेंगे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए आए हुए हैं, वो इंडस्ट्रीज के लिए ही काम करेंगे। शेयर सेल प्रतिष्ठान जितने प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक हैं वो यही काम कर सकते हैं। वो अथोराइजेशन स्कीम किस बैंक को कौन सी अथॉरिटी मिली हुई है ये डिसाइड भी RBI खुद ही करता है। उसके बाद RBI ने लिखा है कि फिक्सेशन ऑफ इन्वेंट्री नॉर्म्स एंड क्रेडिट नॉर्म्स। किसी बैंक की इन्वेंट्री नॉर्म्स क्या होंगे या फिर क्रेडिट नॉर्म्स क्या होंगे ये भी RBI खुद डिसाइड करता है। हम लोग KYC करते हैं ना, किसी भी बैंक में जाते हैं या कहीं भी जाएंगे KYC होता है, नो योर कस्टमर। इसकी नॉर्म भी खुद RBI सेटअप करेगा। अभी अगर बैंक में अकाउंट खोलना है तो कौन कौन से प्रोसेसिंग, किस बेस पे किसी बंदे का अकाउंट खुलेगा, किस बेस पे किसी बंदे का अकाउंट क्लोज होगा। मान लीजिए किसी पर्सन ने आपसे लोन लिया हुआ है तो लोन नहीं दे रहा तो कितने टाइम तक उसकी वेट करेंगे, कब जाके उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। सारी नॉर्म्स जो है RBI खुद ही डिसाइड करता है। कभी किसी बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती हैं। उसके बाद मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मीन लोगों के ऊपर अपना खुद दबदबा बनाता है RBI। आज के टाइम में देखो कि RBI की सबसे ज्यादा एड्स आती हैं ऑनलाइन, कभी टीवी में देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए। RBI खुद लोगों को प्रभावित करता है। बैंकिंग के लिए आप बैंकों में अकाउंट खुलवाइए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेनिफिट है, अगर कोई चीज का लॉस हो रहा है तो इससे हमें बेनिफिट ले सकते हैं। सब कुछ लोगों को खुद ही प्रोवाइड करता है। पहले होता था कि बैंक से हमें पता करना पड़ता सब कुछ, आजकल आप घर बैठे ही सब कुछ ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट। आपको RBI आपके कुछ टोल फ्री नंबर्स प्रोवाइड करता है जिस वजह से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो लोग ले भी सकते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की RBI ये फैसिलिटी भी लेके बैठा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई बंदा कोई भी बैंक जो है लिक्विडेशन लेवल में जा रहा है, लिक्विडेशन लेवल समझते हो, मीन्स कोई बैंक बंद होने के कगार पे जा रहा है, उसका बिजनेस जो खत्म हो जा रहा है, तो वहां पर भी RBI ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वहां पे 2 प्रकार के काम करवाता है RBI, रेपो, रिवर्स रेपो। ये 2 रेट भी सेटअप करता है। रेपो रेट क्या होते हैं, अगर कोई बैंक जिसको पैसे की जरूरत है वो RBI से लोन ले सकता है। उसका जो रेपो रेट जो RBI ने करंट सेटअप किया हुआ है वो हमारे पास इन्होंने दिए हुए हैं, शायद करंट रेपो रेट 6 के आसपास ही होता है। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको करंट रेट लिखने होंगे, ये भी ध्यान रखना। जाने से पहले जिस दिन पेपर होगा एक बार नेट से जरूर देख लेना, करंट रेट्स विद RBI देख लेंगे। करंट रेपो रेट बताता हूँ 5.90 है। अगर कोई भी बैंक किसी को इमरजेंसी बेस पे पैसे की जरूरत है तो RBI से वो पैसे ले सकता है। जो रेट होगा वो 5.90%, उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो RBI से पैसे लेगा। जब पैसे वापस करेगा तो ब्याज भी साथ में देना पड़ेगा। एक और आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होता है केवल ऐसा होता है कि RBI को भी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो अदर बैंकों से भी पैसे ले सकते हैं। इसका जो रेट हमारे पास है वो रेट हमारे पास है 3.35 करंट रेट। अगर RBI को पैसे की जरूरत पड़ जाए, भाई कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि पैसे की जरूरत है तो RBI भी किसी बैंक से, जैसे कि SBI बैंक हो गया या और बैंक हो गए, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनसे भी ब्याज पे पैसे ले सकते हैं। अगर RBI पैसे लेगा तो 3.35% इंटरेस्ट लेगा, मीन्स पैसे वापस करेगा कितना ब्याज देगा। अगर कोई बैंक RBI से लोन लेगा तो वो 5.90% के अकॉर्डिंग उसको बैंक RBI को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये भी जो है RBI जो है ये काम भी साथ में करता है। उसके अलावा CRR, SLR जो हमने पीछे पढ़े हैं, ये देख किसी भी बैंक की लिक्विडेशन लेवल को सेट करने के लिए RBI इस रेट को भी लेके चलता है कि हर एक बैंक अपना इतना पैसा RBI के पास मेंटेन करेगा, हर एक बैंक अपने पास इतना पैसा ऑलवेज मेंटेन करेगा ताकि बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये थी सारी RBI की क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स या फिर क्रेडिट कंट्रोल, हम जिसको 2 टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिस्कल पॉलिसी विच डील विद द गवर्नमेंट एक्सपेंसिव एंड गवर्नमेंट जो अपने खर्चे और इनकम को जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी इकोनॉमी में, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसमें भी बजट हमारे पास 2 प्रकार से होते हैं, डेफिसिट बजट या फिर सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट कैसा होता है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसिव ज्यादा होंगे गवर्नमेंट की इनकम से। सरप्लस कब होंगे, जब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव आता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो बजट सरप्लस में आता है।
जब डेफिसिट दिखाया जाए, मोस्टली गवर्नमेंट ऑलवेज डेफिसिट बजट दिखाती है, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट को इनकम कम है। तो ये फिस्कल पॉलिसी तब भी डील करती है जब किसी इकोनॉमी में डेफिसिट बजट आएंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंसिव और गवर्नमेंट रेवेन्यू के ऊपर काम किया जाएगा। दो प्रकार के बजट ही बनाए जाते हैं उसमें, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होंगे, जो डेली बेस पे काम करती है, डेली बेस पे गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, इनकम कहाँ से कमा रही है और कहाँ पे खर्चे कर रही है, उसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं। कैपिटल बजट्स होंगे जो एक तरह की किसी भी इकोनॉमी के लिए फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए पैसा लगाया जाएगा और कहाँ से फिक्स एसेट बेच पे पैसा कमाया जाएगा, उसको हम कैपिटल बजट बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए क्या क्या खर्चे करती है। अभी दो प्रकार के खर्चे होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंसिव, नॉन प्लान्ड एक्सपेंसिव। प्लान्ड एक्सपेंसिव समझ से क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ने अपने बजट में पहले से प्लान किया होता है। आप देखते हो हर साल आम बजट पेश होता है, 1 फरवरी को या 2 या 3 फरवरी को बजट पेश हो जाता है। पहले होता था आम बजट और रेलवे बजट पास होता था। आज के टाइम में सिर्फ आम बजट आता है, उसमें सब कुछ डिसाइड किया होता है, अलग अलग सेक्टर के लिए कितना कितना पैसा लगाया जाएगा, हेल्थ के लिए कितना, रेलवे के लिए कितना, नॉर्मल लोगों के कंपनी कितना, मुआवजे कितने दिए जाएंगे, कौन से सेक्टर में क्या क्या, एजुकेशन के लिए कितना, मेडिकल के लिए कितना, ये सब प्लान्ड बजट में होता है। अनप्लान्ड बजट क्या होता है, जब गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं होता जिस चीजों के बारे में। मान लीजिए जैसे एग्जांपल में अभी कोविड आया था, ये अनप्लान था ना, किसी को तो प्लानिंग था नहीं, कोई मान के थोड़ी चलता है आगे बीमारी आ जाएगी या फिर कोई तूफान आ जाएंगे या हड़ आ जाएगा। वो सारे जो बजट उस टाइम पे बनाए जाते हैं जिसमें कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करवाती है गवर्नमेंट, उसको हम अनप्लान बजट भी बोलते हैं। उसी के बाद बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बजट भी सेम होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। आप देखते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल बजट पेश करती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी हर साल अपने बजट बनाती हैं। जब भी इनकम मतलब संसद का सत्र आता है तो उसमें बजट पहले ही पेश किया जाता है हर एक साल के लिए। उसमें भी वो प्लान खर्चे होते हैं उनके, यहाँ यहाँ हम इतने इतने इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अनप्लान जिन चीजों के बारे में उन्हें सोचना होता है क्योंकि इकोनॉमी में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो अनप्लान्ड होती हैं, तो वहां पर जो खर्चे होंगे वो अनप्लान्ड बजट के लिए बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट के पास इनकम कौन कौन सी। सबसे पहले इनकम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू। ये किसी भी इकोनॉमी की, हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं, सबसे बड़ी इनकम है टैक्स से पैसा इकट्ठा करना। एग्रीकल्चर इनकम से, सॉरी, टैक्स ऑन इनकम अदर देन दी एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। जो भी पर्सन एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो टैक्स नहीं पेड करते। 12% होता है सर। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट नहीं, मैं एग्रीकल्चर इनकम बोल रहा हूँ। जो आप खेती बाड़ी करते हो, जैसे कनक हो गया, चावल हो गया, खेती बाड़ी, इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं आता। अगर इसको हम इंडस्ट्री बेस में यूज करते हो, आगे गुड्स बनाते हो, बिजनेस में यूज करते हो, फिर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, फिर वो आगे बिजनेस के जो रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर है फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इनकम कमाती है इनकम टैक्स बेस पे। उसके बाद जीएसटी लगा रही है, कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, टीडीएस लगा रहे हैं, बहुत सारे जो भी टैक्स हमारी इकोनॉमी में लगते हैं। एक्साइज तो चलो अभी खत्म ही हो गया। जो भी हमारे पास टैक्स जितने प्रकार के सेल परचेज करने पे लग रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सारे टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास इनकम बेस पे जाते हैं। व्हीकल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, परिवहन टैक्स हो गया, काफी प्रकार के टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है। ये सबसे बड़ी इनकम होती है किसी भी इकोनॉमी में। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जब गवर्नमेंट टैक्स से पैसा नहीं कमाती, मीन्स लोगों से टैक्स नहीं करती, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी आपको दी होती है, कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, कोई स्कूल्स हैं, जहां से गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, कोई चर्च खुली हुई है, कोई मंदिर खुले हुए हैं, सब गुरुद्वारे खुले हुए हैं, जिसपे गवर्नमेंट का मेन हक और ट्रस्ट बेस पे काम करती है गवर्नमेंट्स, वो सारा इनकम भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गुरुद्वारे, वहां पर गवर्नमेंट जो पैसा होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा खोल लेगा उसको यूज कर लेगा, ना, वो गवर्नमेंट के परमिशन के साथ गवर्नमेंट के पर्सन पहुंचते हैं तभी खुलते हैं, वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, उसकी इनकम गिनी जाती है। एक्चुअल में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुए, खर्चे दिखाने के बाद सारा पैसा गवर्नमेंट के पास ही पहुंच जाता है। सब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसा तो कोई भी टैक्स ट्रस्ट आपके पास, बिल्डिंग, सब कुछ आते हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होती है। पुजारी वहाँ के घर में उनको सैलरी वगैरह मिलती है, उनका मतलब क्या, पुजारी बैठ के पैसे तो खोल के बैठ जाएगा मंदिर वो तो पैसे तो छूट गए। जो रजिस्टर्ड संस्थान होते हैं वो सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू, वहाँ पे टैक्स थोड़ी होता है, वो तो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सारा पैसा ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट किसी को भी ऐसे मिल जाता है, सभी चीजों का रिकॉर्ड बनता है प्रॉपर ऐसा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम उन्होंने लिखा है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से कमाएंगी? पूरी अपनी इकोनॉमी में जो टैक्स स्टेट्स, जो भी स्टेट्स हैं, लैंड का टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी का टैक्स हो गया, बिल्डिंग्स का टैक्स हो गया, उसके अलावा बिजली का टैक्स हो गया, गुड्स सेल परचेज हो रही है उसका टैक्स हो गया, कोई प्रोफेशनल फीस, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इंडस्ट्रीज टैक्स होगी, ये सारे टैक्स जो है, एंटरटेनमेंट या कोई मूवी सिनेमा या कुछ भी आपका टैक्स लगते हैं, ये सारे टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट जब लगाती है उससे इनकम कमाएगी।
उनके जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जैसे पैसे होते हैं वैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट भी कमाती है। टैक्स के अलावा कौन कौन से पैसे, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पैसे मिल गए, पैसे टैक्स इकट्ठा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें से आता है शेयर, जैसे मालूम जीएसटी में क्या आता है सेंट्रल और स्टेट टैक्स, सारा पैसा एक बार पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है स्टेट का कितना बनता है, फिर वहां से पैसा आता है, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जब किसी प्रकार की कोई ग्रांट मिल गई स्टेट को, कभी ना कभी अलग अलग स्टेट को ग्रांट्स मिलती रहती है ना, भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसे प्रोवाइड करती रहती है, तो वो भी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है। फिस्कल पॉलिसी किसी भी कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करवाती है। फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होना फिजिकल, अगर गवर्नमेंट किसी इकोनॉमी में खर्चे कर रही है, अगर इनकम कमा रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, अच्छी फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, रोड्स अच्छी मिलेंगी, रेलवे अच्छी होंगी, जगह फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन लेवल बढ़ जाएगा, इनकम के साधन जब बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट खर्चे करेगी उन जगह पर जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि बेनिफिट ज्यादा हो, तो क्या होता है अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे पास एक पैसा रोटेट करेगा किसी भी इकोनॉमी में, जब पैसा रोटेशन में आएगा तो काम अपने आप ही चले जाएंगे। जब पैसा गवर्नमेंट कभी खर्चे करेगी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम बढ़ाएगी, उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। जब भी गवर्नमेंट कोई खर्चा करती है, कोई नई संस्थान लागू करती है, या नई रोड्स बनाती है, नई एयर फैसिलिटीज लेके आती है, या फिर कुछ भी रेलवे फैसिलिटीज लेके आती है, या कुछ भी होटल्स हो गए, या फिर एग्जाम्पल बोलेंगे उसके अलावा मंदिर हो गए, या ट्रस्ट हो गए, या फिर कोई स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, वहां से गवर्नमेंट इनकम तो कमानी होती है, कुछ लोगों का अपने साथ काम पे भी रखती है, तो वहां पे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में उसके बाद सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी में लिखा कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो बजट जो है डेफिशिएंट होगा। रेवेन्यू बजट कब हो सकता है, जब आपका सरप्लस बजट कब होगा, जब आपके खर्चे कम है, इनकम ज्यादा है। बाकी तो उन्होंने बहुत सारा लिखा है। इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन बिजनेस, एक पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि फिस्कल पॉलिसी का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फिस्कल पॉलिसी में बजट जो है आपके पास सरप्लस में आ रहे हैं, तो बिजनेस ऑलवेज इंप्रूव होते हैं। बिजनेस के मीन्स इंडस्ट्रीज आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी किसी भी इकोनॉमी में। जहां पर खर्चे ज्यादा होंगे वहां पर एक कंपनी जो है दूर होना स्टार्ट हो जाए। अभी एग्जांपल मैं लूं तो जैसे आपने देखा पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती थी जो लीव करके चली गई। रीजन क्या था कि गवर्नमेंट के बर्डन बहुत थे, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा के रखे हुए थे, या फिर गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए काम जब करवाती है तो प्रॉब्लम्स आती है। जब फिस्कल पॉलिसी प्रॉपर सेटअप की जाएगी कि गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंसिव करेगी किसी चीज के ऊपर और अपने टैक्स रेवेन्यू को कमाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कमाएगी, तो उससे बेनिफिट होगा, बिजनेस वापिस आना स्टार्ट करना। अभी आज के टाइम में पंजाब में काफी अच्छे बिजनेस लगने स्टार्ट हो रहे हैं। टाटा इंडस्ट्री लगा रही है, पेस्को इंडस्ट्री लगा रही है, फोनिक्स इंडस्ट्रीज, काफी अच्छे प्लांट लग रहे हैं। गवर्नमेंट चेंज हुई है तो नई गवर्नमेंट आई तो कुछ अच्छे काम कर रही है, तो कंपनी जब वापिस आना स्टार्ट हो रही है तो बिजनेस प्रमोट होना भी स्टार्ट हो जाती है। ये था आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। सोशल कल्चर समझते हो हमारी इकोनॉमी में जो कल्चर चल रहा है, लोगों का रहने सहने का तरीका, खाने में लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब कुछ इसमें कवर होता है कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, पर कैपिटल इनकम कैसी है, सब कुछ सोशल कल्चर में एनवायरनमेंट में कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कल्चर। कल्चर क्या होता है? नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, मीनिंग्स, हायरार्कीज, रिलीजन्स, नोटिस ऑफ टाइम्स, रोल्स, स्पिरिचुअल रिलेशंस, कांसेप्ट्स ऑफ यूनिवर्स, ये सब कुछ जब किसी लोगों के बीच में दिखाया जाता है तो उसको हम कल्चर बोलते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में इकोनॉमी में कल्चर भी एक प्रकार का नहीं है। पंजाबी भी हैं, हिंदू भी है, गुजराती भी हैं, बिहारी भी हैं, बहुत प्रकार के लोग हमारी इकोनॉमी में रहते हैं। सबकी अपनी रिसोर्स, सबके अपने नॉलेज, सब लोगों के अपने एक्सपीरियंस, सब लोगों की अपनी अपनी स्टडी। कोई सब लोग एक नॉलेज के साथ, कोई एक वैल्यू के साथ, या फिर कोई एक एक्सपेक्टेशन लेवल के साथ नहीं आए होते। सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। तो जब इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कल्चर। फिर हमारे पास आता है लेयर ऑफ कल्चर। कल्चर के कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे कल्चर को जरूर देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी में हमारा कल्चर किस तरह चलता है। जैसे नेशनल लेवल पे देखते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है, तो नेशनल लेवल हम बोल सकते हैं। दूसरा रीजनल लेवल। रीजनल लेवल का मतलब जब धर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने प्रकार के धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं। थर्ड आ गया जेंडर लेवल। जेंडर भी 3 प्रकार देखते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर बेस पे देखते हैं। जनरेशन लेवल, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से चलता है। जब हमारी फैमिली में भी देखते हैं कितनी पीढ़ियां चल रही हैं, तो जनरेशन लेवल भी देखा जाता है। सोशल क्लास लेवल। सोशल क्लास लेवल मीन्स आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली,
कितने आपके बीच डिफरेंसेस देखे गए, तो ये भी लेयर जो है इकोनॉमी में चेकअप की जाती है। उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, हाई स्केल या फिर सुपर स्केल इंडस्ट्रीज जैसे हम मान के चलते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज लेवल भी इकोनॉमी में जब देखा जाता है तो इसको हम लेयर ऑफ कल्चर्स बोल सकते हैं। कल्चर को एक हम ऐसा नहीं बोल सकते सिंपल, कल्चर को अम्ब्रेला की तरह देखा जाता है। अम्ब्रेला में जैसे देखते हैं ना, अम्ब्रेला में जब बनती है छतरी तो छतरी में काफी लेयर्स होती हैं। एग्जाम्पल आपने शायद कभी देखा हो, ना भी देखे तो मैं छतरी हो ना हो तरह से ये कब बहुत कुछ ऐसे हमारे पास जुड़ा होता है। तो ये लेयर्स सारी जो है किसी भी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। इसी को हम बोलते हैं कि कल्चर एज वी कैन सी कल्चर एज ए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की तरफ सभी चीजों में बेनिफिट्स क्या हैं, सभी चीजों में नुकसान क्या, सब कुछ डिफाइन किया जाए। हाउ कल्चर अफेक्ट ए बिजनेस, ए कल्चर डिस्कशंस अबाउट द सक्सेसफुल बिजनेस बिहेवियर। किसी भी इकोनॉमी में कहता अभी बिजनेस को कल्चर कैसे इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस बेस पे हम देखेंगे बिजनेस का इफेक्ट करते हैं। सबसे एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि एज, जेंडर, एटेंशन, रीजंस। बहुत सारे एरिया में एज के, जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ भी, आप बोलोगे सभी पर्सन को काम करा लोगे, क्लियर है अभी माइनर पर्सन को बिजनेस में रखते नहीं है। अब किसी इकोनॉमी में बहुत सारे पर्सन है ही नहीं, बहुत सारे, जैसे अभी आज के टाइम में देखेंगे हम लोग, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां से लोग बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। पंजाब में कुछ गांव ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, पूरे गांव में लोग ही नहीं है, बाहर चले गए सब लोग। तो वहाँ पे मैटर करता है ये, तो बिजनेस अफेक्ट होते हैं, वहाँ पे बिजनेस चलेंगे नहीं तो बिजनेस अपना भी बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, ये भी किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। अभी लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल ही गलत है, लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते, लैंग्वेज में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस अफेक्ट होते हैं। उसके बाद पर्सनल अपीयरेंस एंड ड्रेस, लोगों का खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, ये भी बिजनेस में अफेक्ट करता है। अभी भाई लोग हैं क्या कहते हैं, वो बुनियाद और लुंगी डालने वाले भी मिल जाएंगे आपको इकोनॉमी में। बहुत सारे लोग जो रहते ही वैसे हैं, उनके रहने सहने का तरीका, आप उनको बिजनेस में ले जाओगे तो बिजनेस अफेक्ट होंगे, उनको अच्छी जॉब मिलती ही नहीं है। बिजनेस क्या होता है कि आज के टाइम में बिजनेस कैसे चलते हैं, बिजनेस बेस पे जो बंदा गुड लुकिंग होगा वही बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं इस बेस पे भी। उसके बाद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ट्रेडिशन, ये लोगों के जो खाने पीने के तरीके हैं, बहुत सारे लोग जो है ड्रिंक करना पसंद करते हैं, रात को दारू पीनी है, सुबह उठना नहीं है, तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये बिजनेस में इफेक्ट होगा। अब बिजनेस वहीं चलेंगे जहाँ पे लोग अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर काम रहेंगे। अपना अगर रात को पीते भी तो सुबह काम पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह भी पीनी है, रात को भी पीनी है, तो वो पी के वहीं पड़े रहेंगे, वही उन्होंने बिजनेस क्या करना है। उसके बाद एंटरटेनिंग एंड सोशलाइजिंग, गिफ्ट गिविंग, एंटरटेनमेंट भी बहुत सारा इफेक्ट करता है। अभी बहुत सारी इकोनॉमी में क्या होता है, अभी काफी जहाँ पर हफ्ते 10 दिन बाद ही कोई त्योहार आ गया, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ बिजनेस कैसे चलेंगे, वहाँ पे तो खर्चे बहुत ज्यादा, लोग काम पे आएंगे नहीं। काफी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज ये है जी 15 दिन बाद ये आ गया, 20 दिन बाद ये आ गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बिजनेस वहीं पर सेटअप आते हैं जहाँ पर प्रॉपर उनको लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो अच्छे त्योहार है वही मनाए जाए, उसके अलावा बाकी चीजों को इग्नोर किया जाए। हॉलीडेज, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है छुट्टियां भी ज्यादा पसंद करेंगे, तो ये चीज भी अफेक्ट करती है। हॉलीडेज पहले से इसलिए कैलेंडर बनता है, अभी ये इनको छुट्टी नहीं, अपने घर पे रह सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे स्टडी में भी हम लोग देखते हैं, जब आप लोग 11वीं 12वीं तक पढ़े हैं तो वहाँ पे आप लोगों को होता था छुट्टी होनी चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल लेकिन चलते थे। वो पब्लिक हॉलीडे जो सेटअप है वही सेटअप कर जाती हैं। लैंग्वेज, हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लैंग्वेज है, जितनी स्टेट्स हैं वहाँ पे सभी प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो लैंग्वेज इशू भी बहुत सारा आता है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। कल्चरल जंक्शंस, एथिक्स, पॉलिटिकल करेक्टनेस, कई बार गवर्नमेंट में कुछ चीजें सही करने वाली होती हैं, गवर्नमेंट कई बार गलत चल रही होती है। उसके बाद कल्चरल जंक्शंस, लोगों के जो कल्चर्स हैं उनके अपने अपनी सोच होते हैं, सब कल्चर में लोग ये चाहते हैं वो हो, उसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैनेजमेंट स्किल्स, अब भी हर जगह पे मैनेजमेंट आपको एक जैसी मिल जाएगी ये कभी नहीं हो सकता, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद वर्क एक्सपेक्टेशन, हम लोग क्या चाहते हैं एक्चुअल में वैसा काम होगा या नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशन लेवल पे प्रॉब्लम्स लेके आती हैं बिजनेस में। तो जब बिजनेस में इन सभी चीजों को देखा जाता है तो हमेशा बिजनेस में प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जब भी चलाना है तो आप इन चीजों को डील करके चलते हैं कि हमें कैसे कैसे पर्सन चाहिए, तब भी हम लोग काम कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कल्चर। कल्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले सर्वाइवल मतलब लोगों का खाने पीने का रहने का तरीका किस प्रकार का है। कभी भी किसी कल्चर को डिफाइन करोगे तो सबसे पहले सर्वाइवल चीज दिखाई जाती है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सब लोगों की जरूरत है, क्या ये चीजें सबको मिल रही हैं। उसके बाद एजुकेशन भी किसी कल्चर में जरूर देखा जाएगा, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, अगर कोई पढ़ रहे हैं तो कितने कितने अचीवमेंट लेवल पे पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल बोला जाए भी मोस्टली जो ये अफसर बनते हैं, कौन से अफसर बोलते हैं इनको,
अभी आता है यूपीएससी एग्जाम जो आते हैं, जो मोस्टली यूपीएससी जो अफसर बनते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? ज्यादातर अफसर जो है बिहार साइड से आते हैं। क्यों आते हैं कि वहाँ के लोग जो है प्रेफरेंस, मतलब उस लोग ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। बोला पंजाब में लोग खाओ पी मैच करो वाले बंदे ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये भी किसी कल्चर में जो देखा जाएगा भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस प्रकार की है, रेल रोड लैंड वगैरह। कम्युनिकेशन, लोगों को बात करने का तरीका, क्योंकि सब लोग लैंग्वेज सबसे ज्यादा इशू है इकोनॉमी में। उसके बाद इकोनॉमी का मतलब लोग इकोनॉमी में किस तरह से रह रहे हैं, लोगों का खाने पीने का तरीका, सब कुछ इसी में आ जाएगा। आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी, हमारे पास कौन से टूल हैं जिनको यूज करके हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चले जा रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर का मीन्स कल्चर किस हिसाब से चलता है, जैसे कल्चर में बहुत सारे प्रोग्राम ही चलते रहते हैं, बहुत लोगों का कैसा चलता है, मैंने पहले ही बताया था। बिलीफ एंड ट्रेडिशंस, लोगों की सोच, लोगों के तरीके किस तरह से सोच रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं लेडीज को काम ही नहीं करने देना, चाहे घूंघट में रहना है, जब वो लोग सोचा भी हम लोग काम ही नहीं, जेंट्स काम ही नहीं करेंगे, हमारी लेडीज काम करेंगे। बहुत लोग ऐसे चलते हैं, वो लोग जिन्होंने सोच के बैठे हैं, तो ये सोच भी कल्चर में इफेक्ट करती है। आर्ट्स एंड रिक्रिएशंस, हम अपनी इकोनॉमी में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, वो कैसे कुछ अलग से करके दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी, लोग टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। लैंग्वेज सबसे बड़ा इशू आता है, क्योंकि सबसे मोस्टली लोग जैसे इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, जाके वो लोग बोल ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पंजाबी में हिंदी में काम बात नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसके बाद वैल्यूज एंड नॉर्म्स, लोगों के अपनी वैल्यूज क्या हैं, किस बेस पे लोग जनरेट हुए हैं, क्योंकि जब कोई बंदा पैदा होता है उसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा आती है। लाइफ के नॉर्म्स किस हिसाब से हैं, कौन बंदा किस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये सब कुछ कल्चर में आता है। तो किसी भी इकोनॉमी में जब बिजनेस को देखा जाएगा तो इन सभी चीजों को साथ में देखे आते हैं। जहां पर बिजनेस आया, जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, बिजनेस लग गया आपको उत्तराखंड में, वहाँ भी प्रेफरेंस क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड वाले और उत्तर प्रदेश वाले ही वहाँ पर हमारे पास ज्वाइन होंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक जैसे ही है। उत्तराखंड इसलिए बोलते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तरा वो हिस्सा है, ऐसा एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश नहीं होता था, उत्तराखंड बाद में बना था। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ की प्रेफरेंस है कि वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रखेंगे। वहाँ के लोगों के लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगा, हिंदी सब लोग इजली में बात कर सकते हैं, सबका रहने खाने पीने का तरीका मिलता जुलता हो। जहाँ पर इंडस्ट्री लगे उसी आसपास के देखे लोग, आप बोले पंजाबी मैं वहाँ से लग जाऊंगा, नो, आपको है ही नहीं प्रेफरेंस, आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन करेंगे कुछ स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज या फिर किसी का बेस के ऊपर आपको कोई रेफरेंस दे दे, तब जाके आप लग सकते हैं, अदरवाइज आपको रखते ही नहीं हम कंपनीज में। तो ये प्रॉब्लम ऑलवेज बिजनेस में मेंटेन करके चली जाती है। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम लोग चल गए।